डार्क साइड ऑफ हज कुर्बानी। हज में कुर्बान होने वाले इतने जानवर कहां से आते हैं और कहां से चले जाते हैं। दोस्तों, बकरीद आने वाला है और हर मुसलमान कुर्बानी देने के लिए तैयार है। कुछ लोग अपने घरों में कुर्बानी देंगे तो कुछ मक्का मदीना जाकर कुर्बानी देंगे। पर सवाल ये आता है कि लाखों लोगों द्वारा दी जाने वाली इतनी बड़ी कुर्बानी का आखिर होता क्या है। इतने सारे जानवर कहां से आते हैं और कुर्बानी के बाद कहां जाते हैं। दोस्तों, इस्लाम धर्म में 5 सिद्धांत बताए गए हैं, जिनमें से एक हज की यात्रा करना होता है। इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मुस्लिम समर्थ है तो उसे अपने जीवन में एक बार हज यात्रा जरूर करनी चाहिए। 5 दिनों की हज यात्रा में कई अलग अलग तरह की रस्में निभाई जाती हैं, जिनमें से एक है कुर्बानी। कहा जाता है अगर कोई मुस्लिम बिना कुर्बानी दिए वापस आ जाता है तो उसकी हज यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। हर हाजी को किसी न किसी एक जानवर को कुर्बान करना होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि हज यात्रा पर जाने वाले करीब 15 लाख से ज्यादा मुसलमान इतने सारे जानवरों को लाते कहां से हैं और कुर्बानी के बाद ये सारे जानवर कहां जाते हैं। जब आपको इसका सच पता चलेगा तो आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि मुसलमानों के लिए हज यात्रा कितनी ज्यादा जरूरी होती है, जो कि उनके 5 सिद्धांतों में से एक है, जिसमें नमाज पढ़ना, कलमा पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात करना यानी दान दक्षिणा करना और हज की यात्रा करना शामिल है। हालांकि कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना और रोजा रखना ये हर एक मुसलमान के लिए अनिवार्य होता है। इसे कोई भी सच्चा मुसलमान करने से मना नहीं कर सकता। लेकिन दान करना और हज की यात्रा करना आपकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हैं तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस्लाम धर्म के मुताबिक ऐसा करने से इंसान के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और उसे सीधे जन्नत में जगह मिलती है। ये वजह है कि दुनिया भर के मुसलमान सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना देखते हैं कि मरने से पहले उनकी हज यात्रा पूरी हो जाए। हज यात्रा पूरी होती है काबा का तवाफ करके, यानी कि काबा की परिक्रमा करके। वैसे तो हमने आपको काबा के बारे में अपनी कई सारी वीडियोस में बताया है, लेकिन अगर आपने नहीं देखा उन्हें तो दोस्तों, काबा सऊदी अरेबिया के मक्का शहर में मौजूद इस काली इमारत को कहा जाता है, जिसे इस्लाम धर्म के लोग बहुत ही ज्यादा पवित्र मानते हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर के सभी मुसलमान नमाज पढ़ते समय काबा की तरफ अपना मुंह करते हैं। हज की यात्रा पूरी में 5 दिन का समय लगता है, क्योंकि इस दौरान कई सारी रस्में निभाई जाती हैं और उन्हीं रस्मों से एक है कुर्बानी। जी हाँ, हर हज यात्रा करने वाला व्यक्ति उसे कुर्बानी देनी होती है किसी न किसी जानवर की। बिना कुर्बानी दिए यात्रा सफल नहीं मानी जाती, पर हाजी को ये करना होता है कि किसी एक जानवर की कुर्बानी देनी होती है। अब जिनकी कुर्बानी दी जाती है उनमें भेड़, बकरी, बकरा और ऊंट शामिल होते हैं। पिछले 2 सालों से तो महामारी के चक्कर में बस कुछ लाख लोग ही हज यात्रा के लिए जा पा रहे हैं, वरना वायरस के दस्तक देने से पहले हर साल करीब 15 लाख से ज्यादा लोग हज यात्रा के लिए निकलते थे, जिसका सीधा सा मतलब है हर साल लाखों की संख्या में जानवरों की कुर्बानी दी जाती थी। सऊदी अरब के हज और उमरा मामलों के निर्देशक, जिनका नाम है अब्दुल मजीद मोहम्मद अल अफगानी, इन्होंने बातचीत के दौरान ये बताया कि पिछले 2 सालों के मुकाबले इस बार ज्यादा लोग काबा पहुंचेंगे, यानी कि अब ज्यादा जानवरों की कुर्बानी दी जाएगी। अगर हम एक मोटा मोटा अंदाजा लगाएं तो करीब 15 लाख लोग काबा पहुंच सकते हैं, यानी कि इतने ही जानवर काटे जाएंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने सारे जानवरों का मीट कहाँ जाएगा, उनका खून कहाँ जाएगा। और अगर इतने सारे जानवर एक ही जगह पर एक साथ काटे जाते हैं तो वो भी कुछ ही दिनों समय में, तो जाहिर सी बात है उस जगह पर खून ही खून और मांस ही मांस नजर आएगा। और ये नजारा कितना ज्यादा हैरान करने वाला होगा उसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। वैसे दोस्तों, शरीयत का नियम तो यही कहता है कि हज पर जो हाजी गया है वो जिस जानवर को काटता है, यानी कि जिसकी कुर्बानी देता है, उसके 3 हिस्से होते हैं, जिसमें जानवर का एक हिस्सा हाजी खुद खा सकता है। बाकी के जो 2 हिस्से होते हैं उसे गरीब लोगों को बांट देने होते हैं और उनके खाने के काम आता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब इतने सारे जानवर एक साथ काटे जाएंगे, वो भी एक ही जगह पर, तो उसमें से एक हिस्सा ना तो हाजी खुद खा पाएगा, ना ही इतने सारे गरीब वहाँ होंगे जिन्हें बाकी के बचे हुए 2 हिस्से बांटे जाएं। और मान लीजिए वहाँ पर इतने सारे गरीब होंगे भी, तो भी वो एक साथ इतना ज्यादा मीट नहीं खा सकते। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि इतने सारे जानवरों का मीट आखिर उसका क्या होगा। तो दोस्तों, जब तक सऊदी अरब में इस चीज को लेकर खास इंतजाम नहीं हुए थे, तब तक जानवरों का मीट इधर उधर बिखरा पड़ा रहता था और कोई भी उसे खाने वाला नहीं था।
यहाँ तक कि आज से कुछ सालों पहले जब मशीनें नहीं होती थी तो लोग कुर्बान किए गए जानवरों को दफन कर देते थे। सऊदी अरब में जिस समय हज यात्रा हो रही होती है उस समय तापमान लगभग 40 डिग्री से ज्यादा होता है। ऐसे में कटे हुए जानवरों का मांस ज्यादा लंबे समय तक रख पाना संभव नहीं हो पाता, जिसके कारण उन्हें दफना दिया जाता है और ऐसा काफी लंबे समय तक चलता आ रहा है, जहाँ कई सारे जानवरों को बिना मतलब दफनाना पड़ता है क्योंकि उन्हें खाने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन अब चीजें बदल गई है। सऊदी अरब की सरकार ने कई सारे इंतजाम कर लिए हैं जिसकी मदद से इन जानवरों का मांस सुरक्षित रख लिया जाता है या फिर उनका रखरखाव और इंतजाम अच्छी तरह से हो जाता है। दोस्तों, आज से 40 साल पहले सऊदी अरब की सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका नाम था यूटिलाइजेशन ऑफ हज मीट। इस प्रोजेक्ट के जरिए कुर्बान किए गए मांस को इन देशों में भेज दिया जाता है जहां भारी तादाद में गरीब मुसलमान रहते हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो साल 2012 में कुर्बानी के बाद करीब 10 लाख जानवर दुनिया के 24 अलग अलग देशों में भेजे गए। उसके बाद साल 2013 में कुर्बानी वाला मीट 28 देशों में भेजा गया था, जिसमें से सबसे बड़ा हिस्सा सीरिया भेजा गया था। ये सारी चीजें काफी लंबे समय तक चलती रहीं और अब सऊदी अरब ने कुर्बानी के लिए इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक तैयार किया, जहां से कूपन लेकर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी करवा सकते हैं। अब इसका तरीका बहुत सिंपल सा है। जो कोई भी मुसलमान हज यात्रा के लिए जाता है उसे कूपन लेना है और उस कूपन में अपना नाम लिखना है और कूपन लेकर आपको आगे बढ़ जाना है। जिसके बाद कूपन के आधार पर जो जानवर आपने चुना है उसका पैसा आपको जमा कराना पड़ता है, क्योंकि ऊंट, भेड़, बकरी इन सारी चीजों की कीमत अलग अलग होती है। अब पैसे जमा करने के बाद आपको आगे भेज दिया जाता है। आप अपनी हज यात्रा को जारी रख सकते हैं। वहीं आपके कूपन के तहत आप ही के पैसे से आपके नाम पर जानवर की कुर्बानी दे दी जाती है और फिर जैसे ही आपके जानवर की कुर्बानी होती है आपको फोन पर मैसेज के जरिए इस बात की जानकारी भी मिल जाती है। दोस्तों, इन सारी चीजों से ना तो गंदगी होती है, ना ही खून निकलता है और सारा काम सिस्टम से हो जाता है। यहीं से ये बात तय हो जाती है कि कितना मांस किस जगह पर भेजा जाना है और उसका रखरखाव और अच्छे तरीके से भी होता है। इस काम के लिए मक्का के पास में एक बूचड़ खाना भी मौजूद है, जहां पर इन जानवरों की कुर्बानी बड़ी संख्या में दी जाती है और उन्हें बड़ी सिस्टमिक तरीके से जरूरतमंद इस्लामिक देशों तक पहुंचाया जाता है। अब सवाल ये आता है कि जब मक्का मदीना में एक ही महीने में एक ही तय तारीख को इतने सारे जानवरों की कुर्बानी दी जाती है तो ये सारे जानवर आखिर आते कहां से हैं? क्योंकि इतने सारे जानवर खाली मक्का मदीना में तो होंगे नहीं, तो फिर इन्हें लाया कहां से जाता है? असल में इन सभी जानवरों को दूसरे देशों से मंगवाया जाता है, जहां सबसे ज्यादा जानवर सोमालीलैंड से आते हैं, जिनकी तादाद लगभग 10 लाख होती है। सोमालीलैंड के अधिकतर लोग पशुपालन का ही काम करते हैं। हालांकि पशुपालन के मामले में सूडान और ऑस्ट्रेलिया भी सोमाली बैंड को कड़ी टक्कर देते हैं। वैसे पाकिस्तान जैसे देशों में मक्का मदीना में कुर्बानी के लिए जानवर को इंपोर्ट किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हज पर दी जाने वाली कुर्बानी की पूरी कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी कि क्या चीज किस तरह होती है। बकरीद आने वाले दोबारा से मक्का मदीना में हज यात्री कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएंगे और इस तरह फिर से लाखों जानवरों का खून बहेगा। जिस पर आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट में बताइएगा और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।